ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हम पढ़ रहे थे एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अपने पूरे स्वाध्याय में, चाहे वो मैंने करवाया हो चाहे बहन जी ने पाठशाला में करवाया हो, सब में द्रव्य गुण और पर्याय की चर्चाएं जो है नॉर्मल जैसी की जाती हैं उससे ज्यादा की गई, क्योंकि ये पहले हम इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। मैंने तत्वार सूत्र पढ़ा तो शुरू का जो पहला दूसरा चैप्टर था मैं उसको छोड़ देता था, लेकिन बाद में समझ में आया कि एक्चुअली वो पहले या दूसरे अध्याय दिए ही क्यों गए, सबसे पहले उनको क्यों दिया गया। उसका यही रहस्य है कि अगर आपने वो मूलभूत चीज समझ ली तो पूरे न केवल द्रव्य समझ में आ गए, द्रव्य के परिणमन समझ में आ गए, जीव द्रव्य समझ में आ गया और सारी चीजें उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो समझ में आ जाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है। हमने कल जो पढ़ रहे थे हम स्वचतुष्टय के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, आज मैं उसको फिनिश करूंगा तो उससे काफी क्लैरिटी आएगी आपको स्वचतुष्टय का अर्थ क्या है। और जगह जगह मिलती है चर्चा तो वो एक शॉर्ट में एक दो लाइन में बता देते हैं स्वचतुष्टय के बारे में। तो देखो अभी अपन थोड़ा सा कल जो अपन ने पढ़ा था, एक वो शक्कर के डिब्बे के माध्यम से अपन ने पढ़ा था ना कि शक्कर में उस डिब्बे का स्वद्रव्य डिब्बे में है, स्वक्षेत्र डिब्बे में है, स्वकाल डिब्बे में है और उसका स्वभाव डिब्बे में है। इसी तरह शक्कर का स्वद्रव्य में शक्कर, ये अपन ने पढ़ा था। उसी बात को थोड़ा आगे करके मैं आपको बताता हूँ कि चार तरह के अभाव होते हैं जो एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में जो अभाव होते हैं उनकी चर्चा जो है बहुत विस्तार से ये इस किताब में की है, कारण कार्य रहस्य में। चार अभाव, तो चार अभाव में वो प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंत अभाव, ऐसे चार अभाव होते हैं। उसको मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन उसको शॉर्ट में खाली जो तीसरे नंबर का जो अभाव है उसका नाम है अन्योन्य अभाव। वो अभाव क्या है इसको अपन इसलिए समझेंगे कि उससे वो स्वचतुष्टय की पुष्टि होती है। तो देखिए इस अभाव के बारे में आपको बताता हूँ। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव अन्योन्याभाव कहलाता है। अन्योन्याभाव अर्थात एक दूसरे में अभाव। ललित जी आ गए क्या? ललित जी पेज नंबर 44 कारण कार्य रहस्य। तो अन्योन्याभाव अर्थात एक दूसरे में अभाव। यहाँ भी वर्तमान पर्यायों की बात चल रही है, परंतु मात्र पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्यायों की ही बात है, अन्य किसी द्रव्य की बात नहीं है। जो भी समझा रहे हैं उसके लिए वैसे सब पे लागू होगी। कारण कार्य व्यवस्था की चर्चा में हम देखते हैं कि कार्य यानी पर्याय तो द्रव्य की अवस्था है, यह पर्याय अपने से है, यह अस्थि हुई, और वही पर्याय पर पर्याय रूप से नहीं है, यह उसी पर्याय की नास्ति हुई। मैं अपने अपेक्षा से है वो पर्याय, दूसरे की अपेक्षा से नहीं। मनुष्य की शिशु से किशोर की जो अवस्था हुई वो मनुष्य में हुई और उसी जीव में हुई खास तौर से। बाकी के किसी आप ये लगाओ कि मिट्टी में वैसी पर्याय वहां थोड़ी किशोर बनने है। तो जिस द्रव्य की जो पर्याय उस काल में उस द्रव्य में होती है दूसरे द्रव्य में वह नहीं होती, ये पर्याय इसी द्रव्य में रहेगी। यह पर्याय अपने से है, यह अस्थि हुई, और वही पर्याय पर पर्याय रूप से नहीं है, यह उसी पर्याय की नास्ति हुई। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का भूत और भविष्य की पर्यायों में अभाव यानी नास्ति की चर्चा इन्होंने पहले कर चुके हैं। जो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव है उसमें यह है कि जो पर्याय पहले निकल गई है वो इस दूसरे काल में नहीं होती, इस तरह के वो दो अभाव है। अब यहाँ दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का जो आपस में एक दूसरे में अभाव है उस अन्योन्याभाव की बात हो रही है। कैसे हो रही है? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य करता है और पर्याय कार्य या कर्म है। द्रव्य के द्वारा जो कुछ परिणमन हो रहा है उसी को तो अपन अवस्था का परिवर्तन या पर्याय का प्रकटीकरण कहते हैं।
तो वो बोल रहे हैं कि द्रव्य उसका कर्ता है और उसमें जो प्रकट हो रहा है वो पर्याय जो प्रकट हो रही है उसका कार्य है। कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ होता। देखो ये बात बिल्कुल पक्का लगाना, जब अपन ये कहते हैं ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ क्या है? कर्ता बन के नहीं कर सकता, निमित्त तो हो सकता। और अपन क्या समझते हैं भूलवश, वो निमित्त को ही कर्ता मान लेते हैं। तो इसलिए अपन कहते हैं भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, देखो उसने मुझे अभी चाटा मार के गया, वो परद्रव्य था कि नहीं, उसने इस द्रव्य को हाथ लगाया कि नहीं। तो वो ये नहीं समझता कि वो जो कर्तापने का भाव है, वो कर्तापने का अर्थ क्या है? कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता उसे कहते हैं जो स्वयं ही उस कार्य में छाया हुआ हो। जैसे मिट्टी का उदाहरण देते हैं कि मिट्टी उस घड़े में संपूर्ण रूप से छाई हुई है, इसलिए मिट्टी ही उस घड़े का कर्ता है। तो कर्ता और कर्म में फर्क है। कर्ता और कर्म स्वद्रव्य में ही होता है, पर द्रव्य में नहीं होता। पर द्रव्य में तो वो निमित्त कारण हो सकता है। ये बहुत अच्छे से समझना, तो आपके बेसिक कंसेप्ट ठीक हो जाएंगे। द्रव्य भी कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपनी ही पर्याय के साथ होता है। द्रव्य भी रिपीट करेंगे सर? हाँ फिर से करता हूं। देखो प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है ना, ये तो अपन मानते हैं। द्रव्य करता है और पर्याय उसका काम है ना, जो उसने किया वो जो पर्याय के रूप में प्रकट हो गया। द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है। स्वचतुष्टय अपन ने कल बताया था ना, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र सकाल असोभाव। अभी उसकी चर्चा और आई है, अपन उसी के लिए पढ़ रहे हैं। द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। हाँ इसके पहले की लाइन मैंने फिर से रिपीट। मतलब भाई साहब क्या ये हुआ कि जैसे हमारे मस में हर वक्त अनंत अनंत परमाणु निकलते रहते हैं और आते रहते हैं, तो पर्याय चेंज होती रहती है? बिल्कुल चेंज होती है। वो काई की चेंज हुई, वो पर्याय किसकी चेंज हुई? अपनी ही पर्याय चेंज होती रहती है, क्योंकि अनंत अनंत वर्गणाएं निकलती भी रहती हैं और नई आती भी रहती हैं। जैसा मैं समझ पाई हूँ वो मैं पूछ रही हूँ, सही समझाए कि नहीं? नहीं, इसमें थोड़ा सा बहन जी उसको और समझना पड़ेगा आपको। देखो वो जो परमाणु की आप बात कर रहे हैं ना, अनंत परमाणु आते हैं और चले जाते हैं। एक मिनट भाई साहब, आवाज चली गई थी अभी। हाँ, तो ये जो मैंने समझा है, क्या सही समझा है? उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको जी। आप जिसको कह रहे हैं कि अपने में से बहुत सारे परमाणु आते हैं और चले जाते हैं, अपने में से नहीं, क्योंकि मैं तो जीव द्रव्य हूँ जी। वो परमाणु किसका है? पुद्गल। पुद्गल के हैं। हाँ। तो पर्याय हर समय बदल रही है, किसकी बदल रही है? पुद्गल। पुद्गल स्कंधों की बदल रही है। हाँ वही मेरा मतलब है, ये पुद्गल स्कंध जो वर्गणाएं आ भी रही हैं और निकल भी रही हैं, तो मतलब ये पुद्गल की पर्याय चेंज हो रही है। हाँ क्यों नहीं हो रही? हाँ, तो जो मतलब इसे हम कारण उसे कहेंगे जो पुद्गल पहले था पर्याय, और जो नया हो गया वो कार्य हो गया। कर्ता हो गया, कर्ता और कार्य। बिल्कुल हो गया। बस वो ही पूछ रही थी मैं। तो ठीक है, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊंगा ये सब चीज को, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जी जी। इससे ये हमेशा के लिए ये कोई कंफ्यूजन ना रहे। जी। देखिए इसमें है कर्ता कर्म संबंध द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ होता है। ये अंडरलाइन करना, इसका मैंने अर्थ बताया अभी आपको कि अपन जो जिसको कर्ता मानते हैं और जो शास्त्रों में कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, उसका अर्थ यही है कि कर्ता का अर्थ क्या है? हम कर्ता ही कर्म करता है, कर्ता ही उसका कार्य का करने वाला जो होता है उसी को कर्ता कहते हैं। बाकी के जो दूसरे द्रव्य होते हैं वो उसके निमित्त तो कारण हो सकते हैं लेकिन कर्ता नहीं हो सकते। कर्ता वो स्वयं द्रव्य ही होता है जो अपनी पर्यायों का, अपने गुणों की पर्यायों का परिणमन करता है। और उसका एक पहचान क्या है कि कर्ता जो कुछ करता है वो उस कर्म में वो दिखाई देता है। जैसे घड़े की उदाहरण देते हैं कि वो मिट्टी जो है उसका कर्ता थी घड़े की, तो इसलिए उस पूरे घड़े में, संपूर्ण घड़े में मिट्टी ही छाई रहती है, ना तो कुम्हार छाया रहता है, ना उसका चाक छाया रहता है, ना कोई और वस्तु छाई रहती है, वो मिट्टी उसमें छाई रहती है। इससे सिद्ध होता है कि मिट्टी ही वास्तव में उसका कर्ता थी। और बाकी के जितने जो द्रव्य थे वो क्या थे? जो दूर दूर से निमित्त थे, है ना।
तो ये यहाँ एक मोटी एग्जांपल आप रखना, अभी इसमें एक प्रश्न उत्तर आएंगे जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे। तो द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है, तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए रहती है। देखो इसका एक एक शब्द समझना, द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है। स्वचतुष्टय मतलब अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अपने क्षेत्र में रहते। जितना जो है उस द्रव्य का क्षेत्र है उतने उसके गुणों का क्षेत्र है। गुण का अर्थ भाव भी होता है। तो उस द्रव्य का जितना कंटेनमेंट है, जितना उसका एरिया है, उस एरिया में उसके संपूर्ण गुण समान रूप से पाए जाते हैं। क्षेत्र है ना, द्रव्य का जितना क्षेत्र है उतना ही गुणों का क्षेत्र है, और परिणमन उसी के अंतर्गत होता है। और द्रव्य ही उन गुणों की पर्याय को परिणमाता है, और जिस समय वो परिणमाता है, जितने काल में परिणमाता है, वो उसका अपना काल है। उस परिणमन को ही मैं काल कहता हूं, जिसमें उसका परिणमन होता है, बदलाव होता है। क्योंकि प्रत्येक पर्याय में कहीं ना कहीं जो काल है वो निमित्त है ना। परिणमन होने का ही अर्थ ये है कि काल के सापेक्ष में बात हो रही है ना कि 21 दिन बाद हड्डी जुड़ जाएगी, 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, 4 दिन बाद ये हो जाएगा। कोई भी पर्याय जब लगाते हो तो उसमें काल तो जुड़ ही जाता है। परिणमन होना, इतने इतने काल में होना, बिना काल की को बीच में लाए परिणमन सिद्ध नहीं हो सकता। सर हाँ ये 2 चीजें हैं। हाँ एक तो जीव द्रव्य है जी और जीव द्रव्य का स्वचतुष्टय है। बिल्कुल। तो वो उसका वो जीव द्रव्य का तो जो मूल गुण है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। बिल्कुल। तो उनका परिणमन कैसे हुआ? नहीं, परिणमन में गुण बदलते थोड़े हैं। हाँ, उनकी पर्याय बदलती। जैसे आपका ज्ञान गुण की पर्याय अभी क्या चल रही है? अच्छा मतलब ज्ञान गुण का जो उहाड़ है, हाँ, कम ज्यादा हो रहा है। अगर कम ज्यादा हुआ या दर्शन गुण का हुआ या अपना मिथ्यात्व का हुआ, हाँ, मिथ्यात्व कम हुआ, तो वो जो पर्याय बदलेंगी वो उसकी स्वचतुष्टय होंगी उस पर्टिकुलर समय में। जैसे अब आम है, आम का उदाहरण देते हैं अपन, तो हाँ वो सही है, वो आम समझ गया। उसका तो कलर, मतलब उसका सरस। अच्छा, दूसरे उस जीव के साथ जो पुद्गल है, तो पुद्गल की जो अवस्थाएं बदल रही हैं, पर्याय बदल रही हैं, वो उससे पर है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है यस सर। वो। देखो सर एक और मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है क्षेत्र में। जी, जैसे कि आत्मा के अनंत अनंत प्रदेश हैं, और ये जो भी मतलब पर्याय होती है या जो गति होती है, जैसे कहते हैं ना, पानी को जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है। जी इसी तरह से आत्मा जिस भी शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ले लेती है। हाँ। उस शरीर में उसके अनंत अनंत प्रदेश समाहित हो जाते हैं। अनंत नहीं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। असंख्यात, हाँ सॉरी, हाँ, असंख्यात प्रदेश उसमें समाहित हो जाते हैं। तो जैसे क्षेत्र उसका ये हुआ, तो ये जैसे जैसे कल कहा था, जैसे हाथी है, हाथी में भी जितने आत्मा समाई हुई है, तो जो अवगाहना हाथी है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम उसे यही कहेंगे कि उसके अनंत अनंत प्रदेश जितने इसमें क्षेत्र में समाहित हो गए वो उसका क्षेत्र हुआ। जितने भी स्पेस में समाहित हुए वो उसका क्षेत्र हुआ। लेकिन ऐसे लौकिक भाषा में कहें तो जैसे हाथी का जितना भी शरीर है, उस पूरे शरीर में ही आत्मा के अनंत अनंत प्रदेश समाये हुए हैं। तो जो हाथी ने जितनी स्पेस ली, अवगाहना ली, तो उसे लौकिक भाषा में तो यही कहेंगे इसकी अवगाहना है, ये जितना भी उसका आकार है शरीर का। देखिए, ये जो अपन ने बात करी है कि जो गुण है द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं। जी, अभी आप देखो कि वो जो जीव द्रव्य है वो हाथी के अंदर में फैल गया, उसके जो असंख्यात प्रदेश थे, खाली उनमें जी, फैलाव की और संकोचन की शक्ति है। जी, नंबर ऑफ प्रदेश रिमेनिंग सेम, प्रदेश उतने ही रहेंगे जैसे जी, फूला हुआ गुब्बारा और बिना फूला हुआ गुब्बारा, जी, उनके प्रदेश उतने ही रहने वाले हैं। वो शरीर अपेक्षा से वो फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं, ये तो हुई एक बात। जी, जी, लेकिन जितने भी भाग में वो फैलते हैं उतने सारे भाग में ज्ञान, दर्शन आदि, वीर, सुख, गुण आदि रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। जितने भी एरिया में वो फैल जाएं उतने एरिया में वो एरिया में रहेंगे। गुण भी उतने में रहते हैं भाई, इतनी। जी, नहीं वो ही मेरा मतलब है, वो तो क्षेत्र समझ में आ गया। लेकिन अवगाहना की जो बात होती है क्षेत्र की, तो
हाथी का जितना स्पेस हाथी ने ऑक्यूपाई किया, तो ये भी तो अवगाहना में ही तो आएगा। हाँ, तो वो बता दिए ना आपको, शरीर की जितनी अवगाहना है, जितनी शरीर में वो जीव जाता है, उस जी। शरीर में उसके वो असंख्यात परमाणु, जो परमाणु नहीं, प्रदेश, आत्मा के प्रदेश उतने भाग में फैल जाते हैं। फैल जाते हैं, तो उतना ही स्पेस हो गया ना, कहने के लिए यही तो बात होगी। क्षेत्र भी वही तो हो गई बात, पूरे हाथी जितना शरीर। एक मिनट, अपन क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं? ये बात ये है कि जितने भी भाग में वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उतने ही भाग में उसके गुण भी फैल जाते हैं। जी जी, वो तो समझ में आ गया मुझे, वही उसका क्षेत्र हुआ। अर्थ वही। मैं एक से समझाऊंगा। एक मिनट भाई, हाँ, आपके समझ में आई बात? ये क्षेत्र नहीं अभी मेरा थोड़ा ये कंफ्यूजन में, ये तो बात क्लियर हो चुकी है मुझे कि वही क्षेत्र हुआ उसका, जितने भी उसमें। लेकिन मैं बस इतना मैं जानना चाह रही हूँ कि जितना हाथी का शरीर है, उस पूरे शरीर में ही तो फैले हुए हैं उसके असंख्यात प्रदेश। हाँ, तो फैलने दो ना, उसकी मना थोड़ी कर रहे हैं। वहां जहाँ द्रव्य क्षेत्र की जो बात आ रही है, वो क्षेत्र की बात इस अपेक्षा से आ रही है कि जितने भी भाग में, चाहे हाथी के शरीर में फैले हों या चींटी के शरीर में फैले हों, आत्मा के प्रदेश जहां जहां फैलते हैं, जितने एरिया में फैलते हैं, उतने ही एरिया में उसके गुण भी मौजूद रहते हैं। हाँ, तो मतलब ये क्षेत्र को शरीर के सापेक्ष नहीं कहा जाएगा। शरीर के नहीं, हाँ। शरीर के सापेक्ष तो आपने कहा उसके प्रदेश फैल गए आत्मा के, ठीक है। और आत्मा के प्रदेश जितने भाग में फैले, उतने भाग में गुण भी फैल गए, गुण भी फैल गए भाई। इसलिए उसको, मतलब अपन गुणों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि द्रव्य के हर क्षेत्र में, हर भाग में द्रव्य जितना भी फैला, अभी फैल गया तो उसका अवगाहना बदल गई, तो आपकी बात ठीक है। लेकिन अपन उसकी चर्चा या नहीं कर रहे हैं। अपन चर्चा क्या कर रहे हैं कि जितने भी उसका जो अवगाहना है, जितने भी क्षेत्र में वो द्रव्य फैला हुआ है, उसके प्रदेश फैले हैं, उतने संपूर्ण प्रदेशों में उसके गुण भी। हाँ, ठीक है, भाई, ये अपन समझा रहे हैं। भाई साहब मैं बताऊं, ये जैसे ये जो आप समझा रहे हो कि अवगाहना जितनी होगी जीव की, उसमें पुद्गल और जीव दोनों ही साथ साथ, दोनों के अवगाहना के हिसाब से उतना ही क्षेत्र होगा, लेकिन वो आपस में अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। स्वक्षेत्र है तो पुद्गल का अपना स्वक्षेत्र रहेगा और जीव का अपना स्वक्षेत्र रहेगा। अवगाहन उतनी रहेगी, अवगाहना के हिसाब से पुद्गल और जीव दोनों बराबर हो जाएंगे। बराबर, ठीक है ना भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, सुनो बहन जी, नीरजा जी, अभी छोटा बच्चा एक शिशु है, शिशु के अंदर में जितना उसका शरीर है, वो छोटा है अभी, और उसमें जितना वो शरीर छोटा है, आत्मा के प्रदेश भी उतने ही भाग में फैल गए जी। अब आत्मा के जितने भाग में फैले, उतने भाग में उसके गुण भी हैं, गुण भी फैल गए जी, है ना। गुण भी फैले, क्योंकि गुण के बिना तो वो द्रव्य होता नहीं, परिवार। हाँ, द्रव्य के गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब देखो, अब वो बच्चा बड़ा हुआ जी, युवा हो गया, उसका शरीर भी बढ़ के 6 फीट हो गया जी, तो क्या हुआ, उसके जो, जैसे बाबू जी ने कहा ना, उसके पुद्गल के और परमाणु उसने ग्रहण किए उस शरीर में, तो शरीर बड़ा हो गया, साथ साथ में उसमें रहने वाले जो आत्मा है, उसके प्रदेश भी उसी अनुसार फैल गए जी। उसी अनुसार उसके जो गुण थे, जहां जहां तुम चलोगे मेरा साया साथ रहेगा, तो गुण भी उसमें उतने ही फैले। तो इसलिए यहाँ अपन जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात करते हैं, तो वो एक द्रव्य की अपेक्षा से बात कर रहे हैं जी। वो उसका जिस समय वो अभी जब पहले बच्चे के रूप में था, तो उतना ही उसका क्षेत्र था जी। अभी वो और बड़ा शरीर हो गया, तो शरीर के रूप में फैल गया, उतना क्षेत्र हो गया जी जी। क्या क्षेत्र का अर्थ ये है कि द्रव्य जितना भी फैलेगा, उसके गुण भी उतने ही फैलेंगे, फैल जाएंगे जी जी। बस इतनी सी बात है जी जी। इन्हें भाई साहब अवगाहना के चक्कर में कंफ्यूजन हो गया। अवगाहना के चक्कर में समझने लगी कि अवगाहना तो उसकी है, आत्मा के अवगाहन उतना होगा कि नहीं होगा। हाँ, ये कुछ कंफ्यूजन हो गया सर। देखो अभी धीरे धीरे और सब एक सर प्रश्न है, एक ही क्षेत्र को क्या 2 द्रव्य शेयर करते हैं? शरीर है, बिल्कुल सही बात है। आत्मा और वो तो कॉमन है सर, आत्मा और पुद्गल दोनों कर रहे हैं ना। पहले चतुष्टय में आपने शायद ये बताया कि रेखा क्षेत्र अपना अलग अलग है। हाँ, अभी यही बात हुई कि पुद्गल का अलग और द्रव्य का अलग।
देखो अभी बहन जी, अभी मैंने आपको बताया था ना, उतने क्षेत्र अवगाहन के हिसाब से, लेकिन वो अपने अपने स्व क्षेत्र में हर जगह रहेंगे। पुद्गल का स्व क्षेत्र अलग रहेगा और जीव का स्व क्षेत्र अलग रहेगा, वो रहेगा एक ही जगह। देखो अभी क्षेत्र शेयर हो गया ना सर, एक ही क्षेत्र में जीव द्रव्य भी है, उसी क्षेत्र में पुद्गल द्रव्य भी है। वो आप जगह के हिसाब से अभी कल बताया भाई साहब, सीवी साहब कल बता चुके हैं। एक सेकंड देखो, क्षेत्र को बहुत अपेक्षा से अपन कैसे डिफाइन करेंगे ये अभी विस्तार से आने वाला है, लेकिन आप मोटी तौर से बात समझो कि आपसे कोई कहे कि भाई साहब आप कहाँ रहते हो, तो मैं खारघर में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? मैं भी खारघर में रहता हूँ। अरे तो अपन तो एक ही एरिया के रहने वाले हैं जी। अपेक्षा से एक ही क्षेत्र हो गया आपका। बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। फिर भी अलग अलग हैं। जब आप सेक्टर 20 में रहते हैं, मैं सेक्टर 19 में रहता हूँ जी। तो अभी तो आप कह रहे थे हम एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। एक अपेक्षा से कह रहे थे, वो अपेक्षा क्या है वो समझिए। फिर उन्होंने बोला कि साहब वो आप कहाँ के रहने वाले? विदेश में मिले तो आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं इंडिया का हूँ। और आप? बोले मैं लंदन का हूँ, इंग्लैंड का हूँ। बोले अच्छा। तीसरे से पूछा, उसने कहा साहब इंडिया का तो मैं भी हूँ। वाह, अब ये मिल गया अपने क्षेत्र वाला। अपने क्षेत्र, हाँ या क्या बात। इंडिया में कहाँ रहते हो? बोले साहब हम जो महाराष्ट्र में रहते हो। मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ। बिल्कुल पास पास के हो गए जी। बोले पास पास की क्या भाई साहब? मैं वो कस्तूरी हाइट में रहता हूँ, वहां पे खारघर में। बोले अरे मैं भी वहीं रहता हूँ नीचे। मजा आ गया, अपन तो एक ही जगह पे रहने वाले हैं। अपेक्षाओं के अनुसार हम उसको डिफाइन करते रहते हैं कि एक क्षेत्रावगाह का अर्थ क्या है। फिर उन्होंने बोला भाई साहब कस्तूरी हाइट की जो फ्लोर की बात कर रहे हैं, मैं उसी फ्लोर पे ही रहता हूँ। बोले बिल्कुल, ये तो खैर उसी एरिया का ही हो गया। फिर बोले कि उसी कमरे में जिसमें आप रहते हो उसी में मैं रहता हूँ। तो बोले फिर तो कोई फर्क ही नहीं हुआ क्षेत्र में। जीव और पुद्गल हो गए। नहीं, फिर आप बताओ, आपका बेटा वहीं रह रहा है और आप वहीं रह रहे हो, एक जगह रहते हुए भी एक जगह पर नहीं है। इतना स्पेस आपका शरीर ग्रहण कर रहा है, उतना शरीर आपका दूसरे का कर रहा है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र होगा कहा जाता है। इसी तरह से जो पुद्गल से निर्मित जो शरीर है और आत्मा के प्रदेश हैं, वो रहते तो एक एरिया में स्पेस वाइज, लेकिन कोई किसी को टच भी नहीं करता। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना अन्योन्या भाव, इसका अर्थ ही ये है कि आप भी नहीं करता। हाँ, अभी आप जीव जैसे शरीर में ही तो पूरे में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, तो फिर अब टच नहीं, कैसे नहीं टच करता? मतलब हाँ, वो बात नहीं समझ में आ हमारे रही। शरीर में, पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक। अरे भाई साहब, वही समझने के लिए तो मैंने चर्चा शुरू की। आप सुनो तो सही पूरा धैर्य से। आपने जो प्रश्न पूछा है उसी के समाधान के लिए एडवांस में ये सब्जेक्ट लिया गया है। आप धैर्य से सुनिए, इसी को समझाने के लिए बात हो रही है। देखिए, प्रत्येक द्रव्य भी अपने जरा इनको म्यूट कर दीजिए कृपया, सरिता जी को। सरिता जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? कि जैसे सारे एक क्वेश्चन था, पता नहीं वो पूछने लायक है कि नहीं, फिर भी पूछ रही कि आत्मा के गुण तो पूरे शरीर में फैले हैं, तो उसमें अनंत गुण भी, मतलब जो आत्मा के गुण है, तो सुख की अनुभूति भी हर प्रदेश में होना चाहिए, पर अपन उंगलियों के माध्यम से या पैर के पंजे के माध्यम से कहाँ सुख अनुभव कर पाते हैं? अभी बताते हैं आपको। अभी समझा रहे हैं आपको, वही सब्जेक्ट आ रहा है। जैसे वो सुनिए अच्छा अभी समझा रहे हैं। तो देखो, द्रव्य भी अपने स्वचतुष्टय में रहता है, तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। एक समय मात्र क्यों कहा? क्योंकि वर्तमान पर्याय हमेशा एक समय की ही होती है। एक समय निकल जाने के बाद वो पास्ट हो जाती है, भूतकाल में चली जाती है, और एक समय बाद वो भविष्य काल की पर्याय होती है, जो अभी वर्तमान में आ जाएगी, तो वो एक समय रहेगी। प्रत्येक पर्याय एक एक समय की ही होती है। एक समय आपने भाई साहब कितना टाइम बताया था, भूल गई। मिनिमम समय, जो सबसे छोटी यूनिट हो सकती समय, मतलब टाइम पीरियड कितना, जैसे सेकंड, मिनट? का अनंतमा भाग। कितना? अनंतमा भाग सेकंड्स का। सेकंड का अनंत भाग? अनंत बोलो, असंख्यात बोलो, मतलब बहुत छोटा भाग, बहुत छोटा। हाँ, जो सबसे छोटी यूनिट है उसको समय कहते हैं। उससे छोटा और यूनिट हो नहीं सकती, होता ही नहीं। ठीक है। तो देखो, द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहता है,
तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में। पर्याय क्यों रहेगी? क्योंकि पर्याय किसकी होती? गुणों की होती है। गुणों से ही वो द्रव्य निर्मित हुआ है, और जो पर्याय होती है वो द्रव्य की होती है। तो जो कुछ परिणमन होना हो रहा है वो उसी कंटेनमेंट में, द्रव्य का जितना एरिया है उसके अंदर ही अंदर रहने वाले गुण, तो उनका परिणमन भी उसी के अंदर अंदर होगा, बाहर निकल के थोड़ी हो जाएगा। सब ज्ञान गुण उनका बाहर गिर पड़ा और बाहर से बैठा बैठा परिणमित हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना। कोई और लेके चला गया, कोई लेके चला गया, गुण को जेब में दबा के चला गया उसको, ज्ञान गुण को अपन बिना ज्ञान के बैठे हुए ऐसा तो होगा नहीं ना। तो वो उसके संपूर्ण गुण उसके द्रव्य के अंदर में रहते हैं। वास्तव में उन गुणों को ही मिला करके तो उसकी बाउंड्री बनी वो द्रव्य की। अब वो द्रव्य उसी के अंदर रहेगा, मतलब द्रव्य के अंदर गुण रहेंगे और गुणों का परिणमन यानी पर्याय बदलना उसी के अंदर होता रहेगा। जैसे मैं हूं, मेरे जो अंदर में जो ज्ञान गुण है वो कहीं बाहर थोड़ी जाता है, अंदर ही परिणमन होता रहता है। कभी वही बात मुझे समझ में आती, कहीं नहीं समझ में आती। ज्ञान का क्षोक्षम ऐसा है, कभी मुझे सुख की थोड़ी अनुभूति होती, कभी नहीं होती वर्तमान काल में। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में रहता है तो उसकी पर्याय भी उसी द्रव्य में, उसी और उतने ही क्षेत्र में एक समय मात्र के लिए होती है। प्रत्येक पर्याय की अपने में अस्थि है और पर पर्याय में नास्ति है। मेरी जो जो पर्याय हो रही हैं, क्योंकि मैं जीव हूं ना, तो जीव की कोई भी पर्याय, क्योंकि गुण जीव में ही है, वो जीव वाले गुण, तो पुद्गल में तो घटित होगी नहीं। न केवल पुद्गल में घटित नहीं होगी, बल्कि मेरे जो जीव के अनुजीवी गुण हैं वो दूसरे जीव में अपने हिसाब से होंगे, मेरे हिसाब से थोड़ी होंगे। मेरे जो गुण हैं मेरे अंदर हैं, उनकी परिणमन मेरे हिसाब से हो रहा है, दूसरे के परिणमन उसके हिसाब से हो रहा है। तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय से कोई आपस में गुणों का भी कोई वो नहीं होता। प्रत्येक पर्याय की अपने में अस्थि है और पर्याय में नास्ति है, यानी अभाव है। ठीक है जैसा, हाँ जैसा ये जो आपने, ये जो ललित जी ने जो प्रश्न पूछा था कि अब पुद्गल का जो शरीर है और उसके अंदर अपनी आत्मा है, आत्मा के सारे प्रदेश फैले हुए हैं, तो उनका कहना था, आपने बोला कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, हाँ। और उनका कहना था कि रहते तो उसमें ही है तो टच तो करते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि रहते साथ साथ हैं, मगर दूध और पानी की तरह मिक्स नहीं होते हैं। ये वो सेपरेशन है क्या? सही है, सही है। देखो, दूध और पानी भी कहाँ मिलते हैं? वो भी नहीं मिलते। हाँ, क्या कहने में तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है कि एक ही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन मिलते वो भी नहीं है। हाँ, वो बात आप, ये उसी का नाम अन्योन्या भाव है। मैं इसलिए इस एग्जाम्पल को लाया सर। बहुत अच्छा लगा। देखो उदाहरण, देखो ये उदाहरण तो शास्त्रों में दिया जाता है। क्या दिया? नहीं, वो मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा मैं इसका एक उदाहरण दूंगा। उसमें ये बोलते हैं कि कर्म और जीव का संबंध ऐसा ही है जैसे दूध और पानी। ठीक है, अब इसको आप बहुत ध्यान से समझना। अपन समझते हैं दूध और पानी जैसे हिलमिल जाता है, वो अलग कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। होता है, अलग तो होता ही हो। दूध और पानी भी अलग अलग हो जाता है ना। हंस जब पानी पीता है, वो दूध पीता है तो दूध के कण तो पी जाता है, तो पानी रह जाता है। इससे पता लगता है कि दोनों अलग अलग थे, एक दूसरे मिले हुए। नहीं तो जब बॉयल करो तो पानी अपने आप पहले सबसे स्टीम बन के निकल जाता है। सारे तरीके, लेकिन क्या है, ये रहस्य हमें समझ में आता नहीं। उसी तरह से कर्म और जीव के संबंध तो हैं, लेकिन अगर वो अलग अलग नहीं हो सकते होते तो कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। सही बात है ना। अलग परमाणु शरीर भी जीव के साथ ही, आत्मा के साथ ही तो रहता है। सेपरेबल था इसलिए सेपरेट हुआ। सेपरेबल नहीं होता तो कैसे हो जाता? तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर है कि एक ही अवगाह नाम है, दोनों चीज रहती है, मगर दोनों अपने अलग अलग अस्तित्व रहता है। कर्म भी पुद्गल है भाई साहब, कर्म पुद्गल है, कर्म भी पुद्गल है। तो इसलिए वो आपस में सवाल ही नहीं है, एक दूसरे का टच करना भी सवाल नहीं है। देखो सेम एग्जाम्पल है साहब। अभी अपन बात कर रहे हैं पुद्गल द्रव्य की, समझना जरा बात को। हाँ, अभी हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि पुद्गल का एक स्कंद भी दूसरे स्कंद से प्रभावित नहीं होता, जुड़ता नहीं, अलग अलग परिणमन होता है। सही बात। तो जब पुद्गल में ही ये व्यवस्था है तो जीव और पुद्गल तो बिल्कुल ही अलग अलग है, उनमें कैसे बंद हो सकता है?
ये अपन पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत, ये आपके समझ में आ गया अगर सिद्धांत, तो हमें बहुत बड़ी निधि मिल गई। देखिए सर, पुद्गल में ही आपका चक्षु इंद्री है। अब आंख के जो परमाणु हैं, वो आंख तो अलग रहती है, नाक से नहीं मिलती है सर। हाँ, आंख का अस्तित्व अपना अलग है, उसका दोनों स्कंद अलग दोनों है, पुद्गल हैं। दोनों पुद्गल हैं। आंख का स्कंद अलग है, कान के स्कंद अलग है, स्वाच्छापास लेते हैं उसकी नाक के स्कंद अलग हैं। अब बोलो कभी है एक ही पुद्गल का पार्ट। नाक से बोल दो कि आंख ने बोला नाक से कि मैं जरा आज अपने बहुत थक गई हूँ, मैं आंख बंद कर लेती हूँ, आज मेरा काम देखने का तुम कर लेना। वो बात तो ठीक है, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड तो है ही। नहीं, देखो कनेक्शन की बात है, अपन जब जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं तो स्पेसिफिक उसके बारे में बात करो, क्योंकि जब अपन सबको मिला देंगे ना तो उसमें वो चर्चा फिर वो डाइल्यूट हो जाती है, इंटरकनेक्टेड नहीं बन जाएगी। इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटरकनेक्ट दूसरे तरह से है, उनका मतलब दूसरे इनडायरेक्टली है, वो नाक का जो साइंस है। तो जैसे जैन सिद्धांत के हिसाब से समझते हुए चलें तो बात समझ में आ जाती है। यदि हम अपने लौकिक ज्ञान की तरफ से हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दूध और पानी। हमारा ज्ञान उतना ही है, हम दूध और पानी को अलग अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने आप में सिद्धांत के हिसाब से वो अलग अलग हैं। कोई एक दूसरे का परमाणु एक दूसरे परमाणु में नहीं मिलता। ये अपना प्रिंसिपली अपन पढ़े लिए शुरू में कि ये बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं। अरे आप देखो, कर्म के बारे में बताते हैं शैलेंद्र जी, उनका जो संश्लेषित परिणाम क्या होते हैं, संश्लेष, उनका जो बंद होता है, वो बंद कैसा होता है, वो बंद, वो लोग तरह तरह के एग्जांपल उसमें आते हैं, घुमटसार वगैरह में। कोई बोलता है जैसे कि जो पेड़ के तने में होने वाली गोंद, वो उसमें चिपकी रहती है, उनका जैसा संबंध होता है वैसा ये रहता है। तो कहीं दूध और पानी का एग्जांपल देते हैं, कहीं और देता है, आदमी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअल में कैसा संबंध है वो। लेकिन कैसा भी होने दो, एक बात पक्की है कि वो सेपरेबल है। ये तो साइंस भी बोलती है सर जी, दूध और पानी दोनों ही कण अलग अलग हैं। अरे दोनों ही परमाणु अलग अलग है, ये तो साइंस भी बोलती है लौकिक भाषा में। देखो जब स्टील बनती है, मैं आपको इंजीनियर्स के लिए उदाहरण बताता हूँ, तो अपन ने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था। यस। स्टील बनती है तो उस स्टील में कितना कार्बन होगा, कितने उसमें क्रोमियम के परमाणु होंगे, कितना निकल के परमाणु होंगे, वो सब रिएक्शन करा करके स्टील का निर्माण होता है। डिफरेंट कैटेगरी की स्टील बनती है। हाँ, अब उसको आप काट करके देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसमें क्रोमियम के परमाणु अलग दिखाई देंगे, निकल के अलग दिखाई देंगे, कार्बन के अलग दिखाई देंगे, और रेशियो वैसे ही रहेगा, रेशियो भी वैसे ही रहेगा, जबकि होमोजेनियस मिक्सचर है वो। जैन साहब, मैं स्टील की कंपनी में काम करता हूँ, तो हमारा कोई भी एक ऑर्डर बनता है, एक सेल्स ऑर्डर बनता है, तो उसका हम वेरिएंट बोलते हैं। वो वेरिएंट के 500 कैरेक्टरिस्टिक हैं, 500। तो वो 500 वेरिएबल, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन में स्टील बन सकता है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन है, और उन कॉम्बिनेशन को आप चेंज भी कर सकते हो। कोई बोल रहा हूं ना कि वही 500 कॉम्बिनेशन में बनता है। यदि जो पिस्टन का स्टील बनेगा वो बॉडी का नहीं हो सकता, जो बॉडी का बनेगा वो आपका जो बेयरिंग का नहीं बन सकता। तो हर चीज के, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया और वो मशीन पे जाके वो स्टील ब्रेक हो जाएगा। तो हर स्टील का अपनी, जो हम बोलते हैं कि ये तो स्टील है, लेकिन हर स्टील की क्वालिटी अलग है। किसी में कार्बन ज्यादा है, किसी में निकल ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, कंटिन्यूअस उसमें काम चलता रहता है स्पेशल स्टील बनाने का। इसी तरह से शरीर के जो स्कंद बनते हैं, देखो अपन स्कंदों की बात करने वाले हैं, एक ही शरीर में रहने वाले अलग अलग स्कंदों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है। वो तो सामने दिख रही है सर। देखो ये सब्जेक्ट इतना बढ़िया है, इतना इंटरेस्टिंग है और इतना व्यापक है कि कोई साइंस में इतना वर्णन व्यापकता से नहीं आया। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे उस प्रकृति की रचना पर जिसने इन शरीरों का निर्माण किया। कैसे तरह तरह की वैरायटीज आई, और एक आंख का गुण नाक में नहीं आया, नाक का गुण कान में नहीं आया, वहां उस जाति के ही परमाणु हैं जो वो काम करते हैं। कितनी बढ़िया बात है। देखो
छह द्रव्य। नाक को गुण भाई, तो नाक को आंख के गुण को छोड़ दीजिए, एक आदमी दूसरे आदमी की फिगर से मिल नहीं सकता, करोड़ अरबों अरबों आदमी है, तो एक आदमी ये नाक को गुण तो आपके पास ही है दोनों, लेकिन बाहर रहते हुए भी अरबों दुनिया में कितने आदमी हैं, और एक आदमी दूसरे आदमी को से उसकी जो वो नहीं मिल पाती है। जैसे अपन बोलते हैं लिंक के ताले हैं, दूसरी चाबी से नहीं खुलते। सही बात है। हाँ, तो वैसे ही सबके परमाणुओं का कॉम्बिनेशन यानी स्कंद सबके अलग अलग होते हैं। जैसे बाबूजी कह रहे हैं ना कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं और उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले असंख्यात स्कंद सब अपने आप में यूनिक हैं। बिल्कुल सही। तो देखो अवन को ये सब्जेक्ट कितना अच्छा लग रहा है, मुझे आप आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। कैसे बढ़ जाएंगे आप आगे जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। मेरे मन में आई बात तो देखो आगे चलते हैं। 6 द्रव्यों में जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो अरूपी द्रव्य हैं, है ना। जीव दिखाई नहीं देगा, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये नहीं दिखाई देंगे, तो अरूपी द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी द्रव्य है जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती। भाई साहब इतनी परमाणुओं की बात कर रहा हूं, एक आध परमाणु दिखाओ तो सही कभी, हाथ पे रख के दिखाओ। तो बोल रहे हैं परंतु इंद्रियां भी परमाणु को जान नहीं सकती, अनंत परमाणुओं के बंध से होने वाले स्कंधों को जानती हैं। ये जो शरीर बन गया वो कैसे बना? ये सब जब 1-2 परमाणु थे तब ये दिखाई नहीं पड़ता था, जो अनंत परमाणु इकट्ठे हुए और ये शरीर रूप से उसका वो स्कंद बना, तब मैं उसको आराम से देख सकता हूँ कि ये बाबूजी हैं, ये सीबी जैन है, ये फलाना, सब जानते। तो किस तरह जाना? जब वो स्कंद बना परमाणुओं का, तभी उसको ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आइसोलेशन में तो मैं परमाणु को भी नहीं देख सकता, अवधि ज्ञानी देख सकते हैं, मने पर्याय ज्ञानी देख सकते हैं, और केवल ज्ञानी तो देख सकते। तो स्कंदों को भी हम पुद्गल ही कह देते हैं। अपन क्या अपने व्यापक रूप से कहते हैं ना। तो कल एक इन्होंने नीरजा बहन जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो बाई चांस मैंने उसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। क्वेश्चन क्या था कि आपने कहा कि एक द्रव्य में जो भी परिणमन होता है उसके संपूर्ण भागों में होता है। तो मैंने एक बड़ा सा एक डब्बा लिया स्टील का, उसको गर्म किया, तो गर्म करने से वो ऊपर से तो ठंडा रहा, तो नीचे से गर्म हो गया। तो आपने तो कहा था कि एक द्रव्य में होने वाला परिणमन संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है, फिर वो पूरा डब्बा एक जैसा गर्म क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि वो जो डब्बा है वो पुद्गल का बना अवश्य है, लेकिन पुद्गल वास्तव में कहते एक परमाणु को है। पुद्गल द्रव्य की परिभाषा एक परमाणु मात्र है, बाकी तो स्कंद है। तो जितने भागों में वो परमाणु, एक परमाणु का परिणमन हुआ, उतने भाग में उस परमाणु का हुआ। बाकी जगह पे वो जो परमाणु फैले थे उनका परिणमन नहीं हुआ, तो वहां गर्म नहीं हुआ। तो डब्बे का नीचे की सतह गर्म होने से जरूरी नहीं कि ऊपर के परमाणु भी गर्म हो, क्योंकि हर एक परमाणु स्वतंत्र है। अपन बात एक द्रव्य की कर रहे हैं कि द्रव्य के संपूर्ण भाग में अगर परमाणु गर्म होगा तो पूरा परमाणु गर्म होगा, है ना। तो जब द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य का अर्थ समझना। वो पुद्गल द्रव्य जो है वास्तव में एक परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय कहा जाता है। जब वो एक से अधिक परमाणु होते हैं तो वो स्कंद कहे जाते हैं, वो अशुद्ध पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। इस अपेक्षा से अगर वो भगोनी या स्टील का डब्बा नीचे गर्म हो रहा है तो उसका अर्थ क्या है कि उसके एक एक परमाणु जो अग्नि के संस्कार से संस्कारित हुए हैं वो उनका परिणमन वैसा हो गया, लेकिन ऊपर के जो परमाणु द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है, जो परमाणु रूप है, वो नहीं हुआ, उसका परिणमन नहीं हुआ। ऐसा तो सर यहाँ पर ये शरीर पुद्गल है, तो उस परमाणु की सापेक्ष में इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? परमाणुओं से निर्मित एक से अधिक परमाणुओं के निर्माण होने से जो गट्ठर बनता है उसको अपन स्कंद कहते हैं। ये तो इसका मतलब जो शरीर है पुद्गल है, ये अशुद्ध पुद्गल है। समस्त पुद्गल द्रव्य जो है, जैसे इन्होंने बोला ना कि अपन कहते हैं उसको पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र रूपी, नीचे लिखा उन्होंने,
वास्तव में स्कंद तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जिसे समान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं। तो आप शास्त्रों में पढ़ेंगे तो पुद्गल की परिभाषा क्या है? कि पुद्गल, शुद्ध पुद्गल द्रव्य जो है वो परमाणु होता है। ओके। और जब वो एक से ज्यादा जुड़ करके स्कंद बनाता है तो वो उसकी अशुद्ध अवस्था है। तो यह शरीर जो पुद्गल है वो उसकी अशुद्ध अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से पुद्गल के अलावा जो भी चीज है वो सब वो सॉरी परमाणु के अलावा, हाँ, पुद्गल के परमाणु के अलावा जो भी कुछ है वो सब अशुद्ध है। देखो सब अशुद्ध क्यों कहें इसको? तो एक्चुअली स्कंद बन गए ना, समान टाइप के परमाणु मिलके स्कंद बना रहे हैं। जैसे जैसे अपन कर्मों से युक्त जीव को अशुद्ध कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, कर्मों से युक्त हो गया तो, क्योंकि कर्म में तो फिर कम बंद हो रहा है ना, उसमें तो पाप पुण्य का बंद हो रहा है, इसलिए वो अशुद्ध आ रही है उसमें। आप ये कह सकते हो कि वहां दो द्रव्य मिलकर के बन रहा है वो स्कंद, इसलिए अशुद्ध कह सकते हो, लेकिन यहाँ क्यों कह रहे हो? ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए आपका। हाँ, हाँ, जी जी क्वेश्चन जी तो यही सही है, है, क्वेश्चन तो यही है आपने क्वेश्चन भाई। सही बना दिया। सर जितने भी परमाणु हैं, अब इंडिविजुअली आप को डिफाइन करेंगे तो सारे परमाणु इंडिविजुअली शुद्ध हैं। हाँ और शुद्धों का शुद्ध 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 मिला के जो स्कंद बना, हाँ, वो उसको अशुद्ध हो अशुद्ध गया। क्यों कहा? नहीं, उसको अशुद्ध इसलिए कहा कि जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, वो बेसिक डेफिनेशन में एक परमाणु, देखो सारी डेफिनेशन एक परमाणु के माध्यम से दी है। एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। नहीं, वो सब तो समझ में आ गई। और बात हो रही है शुद्धता और शुद्धता की। सुनो, और एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लेता है मंद गति से, उसको समय कहते हैं। समय कहते हैं। तो ये सारी जो परिभाषाएं एक परमाणु के माध्यम से बनाई गई हैं, क्योंकि जी हाँ। एक परमाणु ही वास्तव में उस पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था का अर्थ है जब किसी से कॉम्बिनेशन ना हो तो वो शुद्ध अवस्था होती है। शुद्ध का अर्थ यही है कि जो वस्तु अपने एकाकी स्वभाव में है वो शुद्ध रहती है। जीव द्रव्य जब तक कर्मों से लगा है या राग द्वेष से युक्त है, राग द्वेष तो जो है पुद्गल परमाणु नहीं है ना, मेरे ही भाव हैं, लेकिन जब भी वो भाव भी पर भाव रहते हैं तब तक तभी अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध माना जाता है। वो बात सब सही है, मगर जब सारे परमाणु शुद्ध हैं, उनका स्कंद बना, तो वो अशुद्धता में कैसे कन्वर्ट हो गए? नहीं, देखो शुद्ध की परिभाषा ऐसी नहीं कि उसमें कुछ जो है दूषण लग गया हो, कुछ गंदगी लग गई हो, ये अर्थ नहीं है। वहां शुद्ध की अवस्था अपेक्षा खाली इतनी है कि परमाणु एक द्रव्य को ही परमाणु कहते हैं। जैसे हम एक दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मिलकर के साथ साथ रहते हैं, आपस में लिपटते हैं, ये वो सब। अभी वो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जिनके सर और पैर सब जो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप बोलो साहब वो एक दोनों ही शुद्ध हैं, एक साथ जुड़े तो आपको क्या तकलीफ है? भैया उनसे तकलीफ तो नहीं है, लेकिन वो उनकी जो नॉर्मल अवस्था है वो अशुद्ध अवस्था ही कहलाती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है। सही बात है, वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे ही जो शुद्ध परमाणु है, वो परमाणु जब शुद्ध अवस्था में बिना किसी कॉम्बिनेशन के, परमोटेशन के रहता है, तो उसकी वो शुद्ध पर्याय अवस्था कहलाती है। ये कहलाती है, अपन क्या करें उसको, उसका नियम है। और जब वो उसको कंबाइन करके रहती है तो उसकी शुद्ध अवस्था नहीं कहला करके उसको स्कंद अवस्था कह लो। अशुद्ध में अपन को तकलीफ हो तो आप ऐसे कह लो। नहीं, स्कंद अवस्था तो समझ में आती है। हाँ, तो ऐसे ही मान लो उसको। अशुद्ध अवस्था कहने में थोड़ा मिसलीडिंग हो जाता है। मत कहो, बहुत सारी चीजें अपन को नहीं गले उतरती, तो अपन में गले नहीं उतरने वाली, सही सही, ये गले उतरने वाली बात नहीं है, सैद्धांतिक बात है। जो सिद्धांत में ऐसा ही कहा है कि वो जो परमाणु है वही वास्तव में पुद्गल की शुद्ध अवस्था है। और जब वो कंबाइन करता है, वो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन में देखो सभी परमाणु वैसे तो आकार प्रकार में एक जैसे होते हैं, लेकिन सब में अलग अलग गुण हैं। किसी में स्पर्श गुण ज्यादा है, किसी में गंध गुण ज्यादा है, किसी में सूक्ष्मता गुण ज्यादा है। सूक्ष्मता वगैरह तो खैर वो स्कंदों की होती है, लेकिन ये गुणों के जो अलग अलग जो है उनमें प्रोमिनेंसी होती है। सर एक जो परमाणु है किसी भी द्रव्य का, जीव का भी, उस जीव के एक गुण में सारे गुण पाए जाते हैं समान। हाँ, और उसके जितने भी परमाणुओं का स्कंद बनेगा, वो जहां तक पुद्गल के स्कंद बनेंगे अलग अलग, वो तो अलग अलग उनमें प्रॉपर्टीज होंगी।
बिल्कुल। जैसे जैसे नाक बनेगी, नाक का स्कंद होगा, उसमें वो प्रॉपर्टी अलग होगी, यस यस आँख की अलग होगी, वो अलग होगी। यस। मगर कहने का मतलब, मैं अगेन आई रिपीट, जी। अगर एक परमाणु शुद्ध है हाँ। और उसके n परमाणु अगर शुद्ध हैं, तो उसमें शुद्धता n टाइम्स बढ़ गई। नहीं नहीं, वो शुद्धता की अपेक्षा आप थोड़ा ठीक नहीं लगा पा रहे हैं। शुद्धता का अर्थ ये है कि बिना किसी कॉम्बिनेशन के रहने वाला जो द्रव्य है वो शुद्ध कहलाता है। सीधी सी बात ये, जैसे मैंने आपको चाहे चाहे उसके खुद ही के परमाणु क्यों ना हो। हाँ, खुद ही के परमाणु कैसे होंगे? परमाणु इसी यही समझाने के लिए तो बात किया है कि वो जो स्कंद है वो स्वतंत्र रूप से जो है कोई पुद्गल नहीं है। स्वयं के रूप से क्या होगा? स्वयं तो वो एक ही है। एक अपने जैसा परमाणु दूसरे जैसे परमाणु से के जैसा नहीं हो सकता। लेकिन जब वर्गणाएं अपन पढ़ते हैं तो वर्गणाओं क्या पढ़ते हैं कि शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें समान होते हैं उनको वर्गणा कहते हैं। लेकिन फिर भी वो अलग अलग हैं। वो कैसे अपन जो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको और बहुत सारे खुलासा होंगे इसमें जब क्वेश्चन आंसर आएंगे जो अपन पूछ रहे हैं, इससे भी ज्यादा भीषण लोगों ने क्वेश्चन पूछे और उन सबका उत्तर उन्होंने दिया। लेकिन अपन सबको इतनी रुचि आ रही है कि अपन आगे बढ़ने नहीं चाहते, अभी तो यहीं अटके हुए। अच्छा एक बात बताओ कि ये बताओ, ये जीव जो है, जीव तो एक जैसा ही है सब, पूरा जीव, लेकिन पुद्गल तो बहुत कई प्रकार के अलग अलग पुद्गल हैं। पुद्गलों में तो कई भेद हैं और कई भेद होंगे। और जब एक तरीके का एक पुद्गल होगा, उसका जो परमाणु होगा वो शुद्ध होगा। अनेकों प्रकार के पुद्गल हैं। कौन सा पुद्गल का परमाणु और कौन से पुद्गल के परमाणु से संयोग कर जाता, शुद्धि हो गई नहीं हो गई? हुई नहीं हुई? यही तो मैं कह रहा हूँ। ये बात आप मुझे बताओ। एक भाई जीव का तो अलग चीज है, जीव तो सब एक से है, उनके सब परमाणु शुद्ध है। लेकिन जब पुद्गल डिफरेंट हैं, और संसार में पता नहीं कितने प्रकार के पुद्गल हैं, और हर एक का पुद्गल अपने में जो परमाणु है वो शुद्ध है अपने में। और जब अलग अलग उनके उनको मिलेंगे, जो स्कंद बनेगा, तो वो अशुद्ध होगा ही होगा भाई। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बिल्कुल सही कहा। जैसे देखो जल है, जल से हम दूसरी वस्तुओं की शुद्धता करते हैं। भले न वस्तु हर ले तो सब जल स्वभाव मलछीन, जाते हैं पूजो परम व्रत देव शास्त्र। तो अब जो मैं ऐसा समझता हूँ भाई साहब, अब बहुत सही समझ गए। अब उसी तरह से जल के जो परमाणु हैं, उन जल में से दूसरे शुद्ध परमाणु डाल दो। शुद्ध परमाणु चाहे वो चावल के परमाणु डाल दो। फिर आप कहोगे भाई साहब ये भी पुद्गल, तो आप अशुद्ध क्यों कह रहे हो? नहीं उसको वहां रख दो, अब मैं उससे हाथ नहीं धो सकता, इसमें गंदगी मिली। अरे गंदगी, साफ सुथरे चावल पड़े हैं, 2-4 मैंने गेहूं भी डाल दिए, और थोड़े से अच्छे जो है मिट्टी के कण भी ऐसे ना घुलने वाले सीमेंट के कण डाल दिए, तो आप बोल रहे हैं कि पानी गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया। भाई साहब मैं एक बात बोलूं, जैसे आपने कहा एक ही तरह के परमाणु शुद्ध होते हैं, तो जल में भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो ये कहाँ शुद्ध रहा? कौन कह रहा है शुद्ध है? कौन बता रहा है? जल को शुद्ध कौन बता रहा है? देखो वो शुद्ध किस अपेक्षा से बताया, मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया ना, मलिन वस्तु हर ले तो सब जल स्वभाव मलछीन। तो हमने उस जल को ये माना है कि बाकी के सब परमाणुओं को वहां से हटा देने में मदद करता है, निमित्त बनता है, इसलिए हम जल को एक शुद्धिकरण का माध्यम मानते हैं। लेकिन जब स्कंदों की बात करें तो एक परमाणु की जो शुद्धता है वो जल के कंबाइंड उसमें तो नहीं है, स्कंदों में नहीं पाई जाएगी। अच्छा। हाँ, एक बहुत अच्छा सा एक जो द्रव्य है वो बहुत खुशबूदार है, एक परमाणु है उसमें खुशबू जो है उसका ज्यादा प्रोमिनेंट है, और उसके अंदर में दूसरा परमाणु मिलाया जो कम खुशबू वाला है, उसमें रस ज्यादा है। दोनों अपने अपने हिसाब से शुद्ध थे, वो रस वाला था और ये जो गंध वाला था, दोनों अपनी अपनी अपेक्षा से शुद्ध थे। अब मैंने दोनों को मिला के पेश कर दिया, तो बताइए कि वो शुद्ध रहे क्या? नहीं सर, बात दूसरी है। एक परमाणु उसी, एक मिनट में जी, एक मिनट, अगर आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। देखिए, एक परमाणु का जो गुण है, उस परमाणु में जिसमें बहुत अच्छी बंध है और क्वांटिटी क्वालिटी सेम है,
दूसरा परमाणु भी उसी क्वालिटी क्वांटिटी का है, दोनों आपस में मिल गए तो अशुद्धता होगी क्या? आपने बात सही, कम 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 सुगंध वाला उसमें मिलेगा तो अशुद्धता हो जाएगी। नहीं मिल सकता, इसलिए सर वो गंध। बाबूजी मुझे पूरा कर लें दो प्लीज, पूरा कर लें। मैं तो जो उन्होंने समझाया उसी पे जा रहा हूँ। एक परमाणु एक उच्च गंध का है, दूसरा परमाणु कम गंध का है, दोनों को मिलाओगे तो अशुद्ध हो गया। उसी एनालॉजी में एक परमाणु एक सेम क्वालिटी का है, दूसरा भी सेम क्वालिटी का है, और दोनों अगर मिलते हैं तो क्या अशुद्ध हो जाएगा? सेम क्वालिटी का होगा नहीं, अगर है तो सुनो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि सेम क्वालिटी का अगर होगा तो उनमें बंध नहीं होगा। नहीं होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ, बंदी नहीं होगा, यही मैं समझा रहा था। ये क्वालिटी है, उनकी एक डिग्री होती है, वो बंद होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसलिए ये आगे भाई से बताएंगे, हमें तो मालूम है, आगे बताएंगे ये बंद कैसे होता है, कैसे बंद होता है। सर हमको बंद का कुछ मालूम नहीं है, वो आएगा जब कोई बात नहीं, मैं let us not impose it, let us understand that. ओके सर। तो देखो बात अपनी ये चल रही है कि शास्त्रों में लिखा है, देखो ये मेरी बनाई हुई बात तो है नहीं कि एक परमाणु, नहीं वो बिल्कुल साफ, समझने के लिए तो समझ बनानी पड़ेगी ना। तो जब भी अपन किसी और कहते ना, आपने डाइल्यूट कर दिया, मेरी चाय बहुत बढ़िया थी, आपने इसमें पानी क्यों डाल दिया? अरे साहब पानी तो उसमें पहले भी, वो बिल्कुल समझ में आ गई बात, बिल्कुल 100% करेक्ट। क्या है कि वो जो परमाणुओं का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उस अपेक्षा से उस द्रव्य को शुद्ध नहीं रहने देता जैसा वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इस अपेक्षा से जितने भी कॉम्बिनेशन है, परमोटेशन है, स्कंद है, वो सब उस पुद्गल यानी परमाणु रूपी पुद्गल का बिगड़ा हुआ रूप है, अशुद्ध रूप है, नॉर्मल वो भेद नहीं है, स्वाभाविक दशा नहीं। ठीक है, ये इसलिए समझना जरूरी है कि जब भी पुद्गल की बात आए, भले ही हम बात करते हैं स्कंदों के रूप में ही बात करते हैं, शरीर क्या है पुद्गल है भाई साहब, ये मिट्टी क्या है पुद्गल है, बात तो ठीक है, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य नहीं है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं, पुद्गल से ही निर्मित है। लेकिन शुद्ध पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जो एक परमाणु होता है स्वतंत्र। जीव द्रव्य के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं। जीव द्रव्य कितने ही उसके जो असंख्यात प्रदेशों में वो भले ही संकुचित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मोनोलिथिक है, उसमें उसका जितना भी उसके प्रदेश घेरता है उस प्रदेशों के अतिरिक्त कुछ लेता नहीं, उतने ही प्रदेश वाला वो संपूर्ण जीव है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, उसके कोई स्कंद नहीं बनते, उसके गुण भी समान रहते हैं। नहीं गुण तो सबके रहेंगे, पुद्गल के जो गुण है, नहीं जीव के जो गुण हैं सभी प्रदेशों में समान रहेंगे, सभी जीव। तो क्या देखो गुणों की अवस्था, तो जब अपन पुद्गल की बात करते हैं ना कि पुद्गल का जो है समस्त गुण उस पुद्गल के रूप में समस्त द्रव्य उसमें पाए जाते हैं। हाँ देखो दो तरह की बात होती है, एक पुद्गल परमाणु में उसका स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो गुण हैं वो एक परमाणु में पाए जाएंगे, दूसरे परमाणु में भी पाए जाएंगे, तीसरे में भी पाए जाएंगे, लेकिन उन परमाणुओं में उनकी प्रोमिनेंसी डोमिनेंसी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग वेरिएशन होगा डेफिनेटली। और जब उनका स्कंद बन जाएगा तो वो कंबाइंड रूप से जैसा कुछ उनके द्वारा घटित होना होगा वो कंबाइंड शक्ति आपके सामने पेश की जाएगी। यस भाई साहब, की समय आपके पास हो तो स्कंद कैसे बनता है ये बता देना भाई साहब। अरे तो समझ में आ जाएगा। छोड़ूंगा कुछ नहीं बाबूजी, पूरी सामर्थ्य नहीं ये क्लियर हो जाता, स्कंद के बारे में जानकारी हो जाती तो क्लियर हो जाता। आप रमीला जी कुछ पूछ रही थी? अंकल जी मैं ये बोल रही थी, मैं अभी थोड़ा सा समझा नहीं पाऊंगी, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ा है वो बता रही हूँ। स्कंद मतलब जो पुद्गल बोल रहे हैं, तो पुद्गल के दो भेद बताए गए हैं अपने जो तत्वार्थ सूत्र में, और रुक्ष मतलब चिकना और रूखा, बराबर वो दो ही प्रकार के होते हैं। और जो उनमें बताया स्कंद बनता है तो दो अधिक परमाणु होने चाहिए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु के दो अधिक होते हैं जब स्कंद बनता है, यदि एक परमाणु है तो स्कंद नहीं बनेगा। सर बराबर बिल्कुल सही।
हाँ, तो वो एक्चुअल में ये है, और मैं आगे एक्चुअल में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आंटी कर देंगी वो चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। नहीं वो वही बता चुके हैं ना भाई साहब, तो चिकना नहीं मिल सकता, रूस को चिकना ऐसी कुछ चिकना मिल सकता है, लेकिन 2 परमाणु उसके अधिक होने चाहिए, ये है। चिकना भी और रुक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन जब तक उसके समान होंगे तब तक नहीं मिलेगा। देखो प्रमिला जी, वो एक अलग से सब्जेक्ट है, वो अलग से बताऊंगा मैं विस्तार। वही मैं भाई साहब बता रहा था ना, इसके अंदर के बारे में जानकारी हो जाएगी तो ये जो अभी जो आप बात जो चल रही है वो शांत हो जाएगी। ये हम लोगों ने बहुत विस्तार से गवर्नमेंट सार में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा है। तो ये सब जो चर्चा अभी मैं लाना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा धीरे धीरे करके खाएंगे तो हजम हो जाएगा सब। नहीं, एक्चुअली मैं अध्याय कर रही थी ना, तो इसलिए वो याद है, अभी ताजा है, नहीं तो फिर हम भी भूल जाते वो चीज। मैंने अभी हिंट दिया था ना कि 1 से 1 परमाणु वाले का 1 डिग्री वाले का 3 डिग्री वाले के साथ में बंद हो सकता है। हाँ, वही एक का दो, पूरा एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये मैं अभी अलग से बताऊंगा। नहीं, जो भाई साहब जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। हाँ, एक मिनट, प्रमिला क्या बोल रही? मैंने कहा ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। हाँ, तो अभी वो डेप्थ में तो ला रहा हूँ मैं, लोग तो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, डेप्थ उनकी पहले ही नहीं, ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है भाई साहब, क्योंकि आप बोल रहे हो तो कैसे मान लेगा, जब सब पढ़े लिखे हैं, एक डायरेक्ट इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ऐसा तो आप कह दोगे तो ऐसे कैसे भी मान लेगा कोई? तो यही तो समस्या है। हाँ, ऐसा आसानी नहीं मान लेंगे, अभी सब पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, इसलिए मैं बड़े सावधानी से धीरे धीरे करके इनको मान ले जा रहा हूँ। सही बात है। नहीं तो अभी सीधा उलट दूंगा तो सब मेरा गला पकड़ लेंगे, हमने क्या बात करनी है। सही कह रहे हैं। और सावधानी पूर्वक धीरे धीरे करके वहीं लेके जा रहा हूँ जहाँ शास्त्रों में बताया गया, ठीक है ना। तो पहले हमको ये क्लैरिटी हो जाए, अभी तो हमारी डिबेट इसी पे चल रही है कि आपने उसको 1 परमाणु को ही शुद्ध पुद्गल क्यों माना, बाकी को शुद्ध मिलाकर के। हाँ, सही बात है। जब अपन इससे निपटेंगे, जो कि अपन कल निपट पाएंगे, अभी तो समय खत्म होने वाला है, तो कल देखेंगे। तो कल क्या परसों भी अपना ये चर्चा चलती रह सकती है। हाँ, बिल्कुल चलेगी, जब तक और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। सारे परमाणुओं का जब तक फैसला नहीं कर देंगे अपन। ललित जी खुश हो रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया चर्चा रही। हालांकि जो है वो मेरी स्पीड के हिसाब से जो है वो और आगे कुछ बढ़ जाता मामला, कोई भाई साहब कोई कोर्स नहीं है, सिलेबस पूरा नहीं करना है। बराबर, लेकिन बहुत बढ़िया किया। देखो प्रमिला ने, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी स्पीड में ब्रेक लगा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सीबी जैन साहब, अगर ये इन्होंने पहले अच्छी तरह नहीं बताया होता तो आज हम खुदक कर नहीं बोल रहे होते। अगर इन्होंने पहले अच्छी तरह नहीं बताया होता तो आज हम बीच में इंटरव्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं जोर से, इसलिए इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती मेरी। नहीं, आपके ज्ञान पे हमें कोई नहीं, मैं आप ही की बात बता रहा हूँ। एच के जैन साहब ने पहले भी बहुत अच्छी तरह से कूट के भर दिया है हम लोगों के दिमाग में। अब लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस बात का प्रमाण है कि सब्जेक्ट पे पकड़ आ रही है आपकी। यस, राइट यार, सब्जेक्ट पकड़ते वक्ता को भी पकड़ रखा है आपने। ये भी नहीं, ये तो देखो, ये तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हो, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे फालतू में क्या कहते हैं, मेरे को पकड़ के रखा। अपन काय के लिए, अपन कोई एग्जाम देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। वो बात सही है, और कभी क्वेश्चन बड़े सिली लगते हैं, बड़े बेसलेस लगते हैं कभी। कुछ नहीं है सीबी जैन साहब, आज जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आपको आपका स्तर यहाँ तक पहुंच चुका है। अदरवाइज तो ये सब सर के ऊपर से उतर रहे होते और आप भी सोच लेते यार क्या बक रहे हैं, चुपचाप सुन लो, क्या फायदा। आज जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका स्तर, आपके जैसे ललित जी हैं, आप हैं, शैलेंद्र जी हैं, ये सब जो जितने भी हैं स्वाध्याय में बैठे हैं कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल से, उसी का नतीजा है कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। नहीं तो ये तो पढ़ते हुए चले जाते और आप तुम बैठे सुनते रहते। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ना तो हम रीडिंग लगाने बैठे हैं और ना आप लगाने दोगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। तो लगाने भी मत देना, जितने क्वेश्चन आए अब अभी करते रहना, क्योंकि देखो एक बात, 2 चीजें अपन को ध्यान रखना है, समय कब खत्म हो जाए किसी की कोई गारंटी नहीं।
किसी का पता नहीं, समय बहुत कम है और पूरी बात समझे बिना वो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। इसलिए जितना अपन को कर सकता है, जितनी ताकत लगानी है, पूछने वाले बताने वाले सबको लगानी है। आधा भी समझ में आए लेकिन अच्छे से समझ में आए, जितना भी समझाए, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल बिंदास प्रश्न पूछिए। एक बात जरूर ध्यान रखिए कि जैसा मैंने कहा, आपकी सारी जिज्ञासाएं जैसे जैसे मैं आगे पढ़ूंगा वो शांत होती जाएंगी। तो आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखोगे तो आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान अपने आप निकल आएगा। और ये प्रश्न आप जो है जब चैप्टर खत्म होगा उसके बहुत पहले मैं पूछ लूंगा कि समाधान हुआ कि नहीं। ये तो जब प्रश्न आएगा तभी तो पूछेंगे आप, प्रश्न नहीं आएगा तो कहाँ से पूछेंगे? नहीं, अभी आप प्रश्न करोगे ही नहीं, तब भी वो प्रश्न समाधान हो जाएंगे। अरे एक प्रश्न तो आपने खुद ही बना लिया था, एक प्रश्न तो आपने खुद ही बना लिया था। अरे और से नहीं आया तो खुद ही बना लेते हो आप तो। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चर्चा हुई सबके साथ। प्रमिला ने भी देखो अपना बताया कि उसने देखो बंद के बारे में अभी भी पढ़ा। देखो ये इसका मजा है, जब जीव कुछ चीजें जो पढ़ता है शास्त्रों में तो उसको एक ललक आती है कि मैं बता दूं कि आज मैंने क्या नया सीखा। इस बात का प्रमाण है कि उसको जो रुचिवान लोग हैं उनको ये हर्ष होता है इस बात का। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोए जपू दिन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।